हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास। भीष्म साहनी का ये उपन्यास है और इसमें हमने 15 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस पे हमने 15 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज का हमारा लेक्चर है 16वां लेक्चर। इसमें हम इसके जो 17 प्रकरण हैं उनको पढ़ लिया है। टोटल इसमें 21 प्रकरण हैं। आज का हमारा प्रकरण है 18वां, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो और इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें भी हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं। आज का 16वां लेक्चर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। विभिन्न स्टेट की जो सेट की परीक्षा होती है उसमें भी ये उपन्यास देखने को मिलता है। पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये देखने को मिलता है। एलटी में भी देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं 18वें प्रकरण को। ठीक है, तुर्क आए थे पर वे अपने ही पड़ोस वाले गाँव में आए थे। तुर्कों के जहन में भी यही था कि वह अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोल रहे और सिखों के जहन में भी जो वे 200 साल पहले के तुर्क थे जिनके साथ खालसा लोहा लिया करता था। यह लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी थी। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। घमासान युद्ध हुआ, 2 दिन और 2 रात तक चलता रहा। फिर असला चूक गया था और लड़ना नामुमकिन हो गया था। अब गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी के पीछे सफेद चादर से ढकी 7 लाशें। कितनी लाशें थी? 7। ठीक है, आंकड़ा आपने ध्यान में रखना, 7। 5 लाशों के सिर अपनी गोद में रखे 5 औरतें बैठी थी। बहुत आग्रह करने पर कुछ देर के लिए वह उठ जाती है, पर तेजा से की पीठ मोड़ने की देर होती है कि फिर वह बैठती है। 2 लाशों का बली वारिस कोई नहीं है। उनमें से एक लाश निहंग सिंह की थी और जो उस समय भी जब गोलियों की बौछार पड़ने लगी थी मूंछों को ताप देता हुआ छत पर खड़ा था। दूसरी लाश सोहन सिंह की थी जो शहर में फसाद रोकने के लिए आया था। यह आदमी गली के सिरे पर मारा गया था। लड़ाई के दूसरे दिन युद्ध रोकने का एक सुझाव पेश करने शेख गुलाम रसूल से मिलने जा रहा था। उसकी लाश वहीं पड़ी रहती पर कुछ मुसलमान गहरी रात गए उसे गुरुद्वारे के नज़दीक फेंक गए, सिखों को यह बताने के लिए कि यह जवाब उस प्रस्ताव का है जो तुमने सोहन सिंह को हाथ भेजा था। उसकी लाश एक और पड़ी थी और उसे किसी ने गोद में नहीं ले रखा था। यूं भी सोहन सिंह के मरने के कुछ देर पहले सोहन सिंह और मिर्दाद दोनों ही किसी स्थिति अमन करने वालों की जगह मात्र हरकारों की रही थी। इनके अलावा बहुत सी लाशें कस्बे के अंदर जगह जगह बिखरी पड़ी थी। उन्हें ठीक ठिकाने लगाने का अभी सवाल ही नहीं उठता था। खालसा स्कूल के चपरासी की लाश स्कूल के आंगन में पड़ी थी। बलवे के दिन जब गुरुद्वारे में संगतें जमा होने लगी थी, चपरासी को हिदायत दी गई कि वह स्कूल में भी डटा रहे। चपरासी की पत्नी जिंदा थी लेकिन उसे नंबरदार ने घर पर रख लिया था, इसलिए सही सलामत थी। माई भांगा की लाश उसके घर के अंदर ही आंगन में पड़ी थी। माई भांगा ने मरकर भी अपने जेवर बचा लिए थे क्योंकि वे दीवार में गड़े थे और हमलावरों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। माई भांगो का घर आग की नज़र होने से भी बच गया था क्योंकि जुड़वा घर रहीम तेली का था। माई भांगा की एक झापट पड़ने से ही जान निकलेगी। बूढ़ा सौदागर सिंह भी मारा पड़ा था, उसे भी लोग गुरुद्वारे में पहुंचाना भूल गए थे। कुछ लाशें कस्बे के बाहर भी जगह जगह पड़ी थी। एक लाश कुएं के पास आंधी पड़ी थी। ठीक है, जैसे कि 18वें प्रकरण का जो पहला हमने देखा पेज उसमें भी बताया गया। ठीक है, ये देखो चित्र में बताया गया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यह आदमी मुगलते में मारा गया था। यह कस्बे का क्या था? भिश्ती अल्लाह रखा का था, जो फिसाद के बावजूद अपनी मशक लेकर चांदनी रात में कुएं पर चला गया था। शेख के घर में पानी का तोड़ा हो गया और बच्चे पानी मांग रहे। तोड़ा मतलब कमी। तभी भिश्ती मशक उठाकर पानी लेने आ गया और शेख के घर की छत पर से ही सीधा अचूक निशाना उसकी पीठ पर लगा था। एक लाश किसी सरदार की थी जो शहर से आने वाली सड़क पर पड़ी थी। फतहदीन नानबाई, जिसकी दुकान गुरुद्वारे की जाने वाली गली के बाएं
सिर पर पड़ती थी। स्वयं तो बच गया, लेकिन उसकी दुकान पर काम करने वाले दोनों छोटे छोटे लड़के मारे गए थे। फिसादों के बावजूद ये बच्चे भाग भाग कर दुकान में बाहर आ जाते थे, तभी एक दूसरे के पीछे भागने लगते, कभी गली में खेलने लगते थे। इसके अलावा खालसा स्कूल में आग के शोले अभी भी निकल रहे थे। बाईं गली के सिर पर नदी के ऐन ऊपर वाले हिस्से में सिखों के सभी मकान आग की नजर चढ़ गए थे। दूसरी ओर कसाईयों की 3 दुकानें और तेली मोहल्ले के 3-4 मुसलमानों के घर पे भी अभी जल रहे थे। अब गुरुद्वारों में असला लगभग चूक गया था। छत पर बैठा किशन सिंह हर मिनट 2 मिनट बाद एक आध गोली चला देता था, ताकि दुश्मन को मालूम रहे कि मोर्चा कायम है, वरना अंदर हालत पतली हो चुकी थी। सारे गुरुद्वारे में एक प्रकार की थकान छाने लगी थी। आंखें एक दूसरे को देखती, पर मुंह से बोल नहीं फूटते थे। बारूद खत्म हो रहा था, ना जाने किसके मुंह से निकला था, पर जिस जिसके कान में पड़ा वहीं निश्चेष ताकता रह गया। असला दूसरी ओर शेखों के किले में भी चुप गया था, पर उसे छिपाने के लिए बार बार दोनों ओर से नारे लगाए जा रहे थे। अल्लाहू अकबर के नारे अब एक दिशा के बजाय 3 दिशा में आने लगे थे। नारे का जवाब गुरुद्वारे में भी दिया जाता, पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ के साथ साथ, पर नारों का खोखलापन अब किसी ने छिपा नहीं था। मुखबरों की खबर थी कि मुसलमानों को बाहर से कुमुक पहुंचाने वाले हैं, जबकि सिखों का संपर्क बाहर से कट गया था। जो आदमी छिपे लुके कहूटा की ओर कुमुक के लिए भेजे गए थे, जो अभी तक लौट कर नहीं आए थे। युद्ध परिषद का विचार था कि पैसे दे लेकर सुलह कर ली जाए, और उन्होंने अपनी एलची द्वारा शेखों से बात शुरू कर दी थी। गुरुद्वारे के अंदर दरवाजे के पास युद्ध परिषद के 5 सदस्य तेजा सिंह जी ने के साथ समझौते की शर्तों पर विचार कर रहे थे। 2 लाख मांगते हैं, 2 लाख हम कहाँ से दें? तेजा सिंह ने आवेश में कहा। आपने छोटे ग्रंथी को क्या कहलाकर भेजा था? एक सदस्य ने पूछा। समझौते की बातचीत के लिए तेजा सिंह ने सोहन सिंह के मर जाने के बाद मिर्दाद को बिचौलिया बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह फसाद से पहले सुलह कराने की कोशिश करता था। पर उसे जब पता चला कि रुपया दे लेकर गोली चलाना बंद होगा, तो उसने मुंह फेर लिया। लाचार होकर तेजा सिंह ने ग्रंथी के छोटे भाई, जिसे सभी छोटा ग्रंथी कहते, ग्रंथी का छोटा भाई कौन सा? तेजा सिंह के छोटे भाई के नाम था ग्रंथी, छोटा ग्रंथी कहकर पुकारते थे। संदेश देकर भेजा था। मैंने कहा था 20-30 हजार कहना, तेजा सिंह ने कहा, पर वे 2 लाख मांगते हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी हालत कमजोर पड़ गई है। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता। पंसारी हीरा सिंह ने तेज में आकर कहा। तेज मतलब आवेश में अपने हमने उनके कम आदमी नहीं काटे, 19-20 का ही फर्क रहा होगा। सिंह जी, यह बदकिस्मती हमारी है कि असला चूक गया। दूर से फिर आवाज आई, अल्लाहू अकबर। जेबर गहने कितने इकट्ठे हुए? एक और सदस्य ने पूछा। तेजा सिंह उठकर गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी के सामने रखे बक्से के पास गए। उसे खोलकर उन्होंने गहनों को ज्यों स्त्रियां अपने शरीर पर से उतार कर डाल गई थी, अपने दोनों हाथों में लिया और उनके वजन का अंदाजा लगाते हुए उनका मूल्य आंकने लगे। 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होगा। तो गहने 20-25 हजार, वही 2 लाख मांगते हैं। हम 2 लाख कहाँ से लाएंगे? देना चाहे तो 2 लाख पर आप अकेले दे सकते हैं। तेजा सिंह अपने बड़ी माया इकट्ठी की है। पर तेजा सिंह ने इस टिप्पणी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई 50 हजार देंगे, 50 हजार बहुत कम है, वही नहीं मानेंगे। तुम कहते हो देखो, नीचे से शुरू करोगे तो वहीं 1 लाख पर फैसला हुआ। तेजा सिंह ने छोटे ग्रंथी को बुला भेजा। जाओ ग्रंथी जी, उनके पास 1 लाख तक फैसला कर लो, पर शर्त यह है कि बाहर से आने वाले लोग नदी पर चले जाए, फिर अपने 3 नुमाइंदे भेज दे। हमारे आदमी थैलियां लेकर खड़े होंगे। छोटे ग्रंथी ने हाथ बांधकर सत बचन महाराज, पर अगर उन्होंने कहा कि थैलियां पहले दो, हम नदी पार बाद में करेंगे, तो मैं क्या कहूँ? इस पर पंसारी फिर तेज में आ गया। क्यों, क्या हमारी जबान का एतबार नहीं है? पंसारी की कथन है, ध्यान में रखना है। क्या हम लाहौरिये हैं, अमृतसरिये हैं? हम है
कि आज कुछ कहे और कल कुछ। हम सैयदपुर के रहने वाले हैं, हमारी जुबान पत्थर पर लकीर होती है। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमान को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर बर्फीली हवाओं के समान रूप से नाज था। इसी भांति अपनी मेहनतबाजी पर, दरियादिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोक कर मैदान में कूदे थे। चांद फिर निकल आया था, जिससे मोर्चों वालों को रात का दृश्य भयावह लगने लगा था। आज रात फिर गोलाबारी हुई तो कुछ भी हो सकता है, आगजनी हो सकती है। आगजनी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है। अब सभी निर्णय गलत जान पड़ने लगे थे। गुरुद्वारे से इकट्ठा होना भूल थी, शेख गुलाम रसूल और उसके साथियों से बातचीत तोड़ देना भूल थी। इन भूलों को कोई अंत नहीं था। अगर दुश्मन पर गालिब आ जाते तो ये भूलें रणनीति की बढ़िया चालें मानी जाती। शेख गुलाम रसूल के घर के बाहर चबूतरे पर कुछ लोग बैठे बतिया रहे थे। अपनी लाशें ठिकाने लगाने का ही नहीं भी मौका मिल रहा था, मगर ये जहाँ गुरुद्वारे की स्थिति एक घिरे हुए स्थान की सी थी, वहां शेखों का मकान खुली जगह पर था। उसका संपर्क आसपास के सभी गांवों में था। चबूतरे पर बैठे मुजाहिब बाहर से आए और सभी अपने अपने कारनामों के किस्से सुना रहे थे, अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। हम सब गलियां हम जब गली में घुसे तो कराड़ भागने लगा, कोई इधर जाए कोई इधर जाए। हिंदुओं की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ गई। हमने देख लिया कि सीधे 10-12 आदमी उसके पीछे छत पर पहुंच गए। वह छत की मुंडे लांघकर दूसरे घर की छत पर जा रही थी। जब हमने उसे पकड़ लिया, नबी, लालू, मीरा, मुर्तजा, बारी बारी से सभी ने उसे दबोचा। ईमान ने संशय से पूछा, कसम अल्लाह पाक की, जब मेरी बारी आई तो नीचे से ना कहूँ ना हूँ ना हाँ, वह हिले ही नहीं। मैंने देखा तो लड़की मरी हुई और वह खोखली सी हंसी हंसकर बोला, मैं लाश से ही जना किए जा रहा था। ईमान से उसके साथी ने हुंकारा सा भरते हुए कहा, कसम कुरान शरीफ की, मैं ठीक कहता हूँ, पूछ ले जलाल से। यह भी वहीं पर था। तभी हमने देखा औरत मरी हुई और उसने मुंह टेढ़ा करके थूक दिया। एक और मुजाहिब सुनने लगा, वक्त की बात है, एक बगड़ी औरत को हमने गली में पकड़ा था। हम कराड़ों के घर के अंदर से निकल रहे थे। ऐसा हाथ चल रहा था, जो सामने आता एक बार में गर्दन साफ हो जाती। यह औरत सामने आई तो चिल्लाने लगी, हरामजादी कहे जा रही थी, मुझे मारो नहीं, मुझे तुम सातों अपने पास रख लो, एक एक करके जो चाहो कर लो, मुझे मारो नहीं। फिर क्या? अजीजे ने सीधा खंजर उसकी छाती में मारा, वही खत्म हो गई। ढलान पर छिटकी चांदनी से छोटा ग्रंथी धीरे धीरे ढलान पर उतर रहा था। नदी के किनारे मुसलमानों के नुमाइंदे संधि वार्ता के पीछे खड़े थे। गुरुद्वारे की एक खिड़की से ढलान नजर आती थी, इसलिए बहुत से लोग दम सीधे छोटे ग्रंथी की ओर देख रहे थे। चांदनी रात में बस एक काया सी नीचे उतरती नजर आ रही थी। तभी छत पर भागते कदमों की आवाज आई। एक और निहंग सिंह ने बड़ी आवाज की, पश्चिम से बलवाई आ रहे थे। दुश्मनों को कुमक मिल गई थी और देखते ही देखते दूर से सचमुच बलवायु की परिचित आवाज कानों पर पड़ी, ढोल बजने की आवाज और अल्लाह अकबर नारे की आवाज। तेजा सिंह का चेहरा उतर गया। बड़ा ग्रंथी जो खिड़की से जुड़ा अपने छोटे भाई को ढलान उतरता देख रहा था। मत जाओ मेहर सिंह, लौट आओ। पर छोटे ग्रंथी ने नहीं सुना। वह बराबर नदी तट के गोल गोल पत्थरों पर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ नीचे उतरता जा रहा था। लौट आओ मेहर सिंह, आ जाओ, बड़े ग्रंथी ने कहा। फिर अनेक आवाजें उठी। छोटे ग्रंथी ने एक बार रुककर पीछे की ओर देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। ढोल पीटते और बढ़ते जा रहे थे। बलवाई की आवाज और ज्यादा नजदीक आती जा रही थी। जवाब में जब नदी तट पर खड़े मुजाहिब की अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे तो छोटा ग्रंथी चांदनी रात की सफेद और काले बड़े बड़े चीतों की रोशनी में खोता चला जा रहा था। खिड़की में
से अब बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कुछ लोग छोटे ग्रंथि से मिलने आगे बढ़कर आए हैं। फिर उन्हें यह भी लगा कि लोगों ने ग्रंथि को घेर लिया है। फिर यह भी कुछ लाठियां उठी है। चांदनी में कोई चीख चमकनी भी लगी थी, जो या तो किसी की कुल्हाड़ी की थी या छोटे ग्रंथि की तलवार की। शीघ्र ही अल्लाह अकबर का नारा फिर बुलंद हुआ। तेजासियां को काटो तो खून नहीं। बड़ा ग्रंथि बदहवास होकर चिल्लाया, मारा गया, मेरा भाई मारा गया। और बिना सोचे समझे नंगे पांव निहत्था गुरुद्वारे में से निकलकर गली पार करके ढलान उतरने लगा। रोको रोको, इसे किसी ने चिल्लाकर कहा, जिस पर दरवाजे पर तैनात निहंग सिंह ग्रंथि के पीछे लपका और ढलान के बीचों बीच जाकर उसे कमर से पकड़ लिया और फिर उसे बाहों में उठाकर वापस लाने लगा। ढोलक मंजीर की आवाजें गांव में पहुंच चुकी थी। चारों ओर से नारे गूंजने लगे। फिर से गोलियां दागी जाने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। हवा को चीरता हुआ नारा उठा। तलवारें हवा में उठी और दूसरे क्षण झूमती तलवारों के माथे थामे थामे सिखों को एक जत्था, जिसके बीच अन्य लोगों के साथ बड़ा ग्रंथि भी था, नारे लगाता दुश्मन को ललकारता ढलान उतरने लगा। केस खुले हुए पत्थरों पर उनके पैर उल्टे सीधे पड़ रहे थे। उन्होंने जैसे मरने मारने की ठान ली थी। गुरुद्वारे के अंदर बाएं हाथ की दीवार के साथ स्त्रियों और बच्चों का झमघट था। बढ़ते चित्कार के सभी औरतें जैसे स्वयं ही सिमट कर एक जगह पर आ गई थी। जसबीर कौर का जैसा मदहोश सा हुआ जा रहा था। जसवीर कौर का चेहरा मदहोश सा हुआ जा रहा था। उसकी कमर में लटकती किरपान की नोक को अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। अभी आप ही स्त्रियां गायत्री का पाठ करने लगी थी। गुरुद्वारे में उनकी गुनगुनाती आवाजें धीरे धीरे ऊंची उठने लगी। तभी बाएं हाथ गली के छोर पर खड़े मकान के पीछे से आग के शोले उठने लगे थे और वातावरण में चले से भी अधिक लाली घुलने लगी थी। आग जल लगी है। स्कूल के पास की गली में आग लगी है। किशन सिंह के घर को आग लगी है। जसवीर ने सुना, पर जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। उसके शरीर में बार बार एक लहर सी उठ रही थी। आंखों के सामने कुछ भी साफ नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे सब चीजें तैर रही हो। अधखीली रोशनी के उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। वह स्त्रियों के बीच एक ऐन रोशनी के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर से अब भी जैसे जलाल टपक रहा था। गली के बाएं सिर का मोर्चा भुरभुराकर गिर गया। चांदनी से नहाई ढलान पर कुछ आदमी रेंग रेंग कर चढ़ते नजर आए। छत पर खड़ी निहंग सिंह ने उन्हें सबसे पहले देखा। उसने किशन सिंह को बताया, लेकिन किशन सिंह ने केवल निराशा में सिर हिला दिया। ढलान चढ़ने की काली रेंगती आकृतियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी और अब आग की लौ में वे साफ नजर आने लगे थे। पर कहाँ था असला जो उन पर गोली चलाई जाती? किशन सिंह ने एक दो बार फायर किया, पर फिर चुपचाप बैठ गया। गुरुद्वारे के बाहर खड़ा सिखों का एक और जत्था बाल खोले नंगी तलवारें हाथों में लिए बाईं ओर गली से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि गली के सिर वाले मोर्चा टूटने पर तुर्क इसी रास्ते गुरुद्वारे पर हमला करने वाले थे। तभी चिल्लाहट भरी आवाजें आई। दो चार गोलियां चलने की आवाज आई। फिर सहसा आसमान की चीरती हुई आवाज आई, अल्लाह अकबर! और तलवारें झुलाते सरदार गली के अंधेरे में खो गए। उसी वक्त गुरुद्वारे में से उलझे कपड़ों में मलबूस स्त्रियों को एक डार सी निकली। आगे आगे जसवीर कौर थी। अंधमुंदी आंखें, तमतमाता चेहरा। लगभग सभी औरतों ने अपने दुपट्टे सिर पर से उतार गले में डाल लिए थे। सभी के पैर नंगे थे। सभी के चेहरे तमतमा रहे थे। मंत्रमुग्ध सी वे गुरुद्वारे में से निकलती आ रही थी। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए! कुछ औरतें चिल्ला रही थी। कोई गुरबाणी का पाठ कर रही थी, कोई जैसे उन्माद में चिल्लाई जा रही थी, जहां मेरा सिंहवीर गया वहां मैं भी जाऊंगी। कुछ एक के साथ उनके बच्चे थे। दो एक ने बच्चों को गोदी में उठा रखा था। कुछ एक अपने बच्चों को कलाइयों से पकड़े उनके साथ घसीटती लिए जा रही थी। गुरुद्वारे में से निकलकर औरतों को यहाँ गली से में दाईं और बाएं हाथ घूम गई।
फिर कुछ दूर जाकर वहां 2 घरों के बीच छोटी सी पगडंडी ढलान पर नीचे उतरती थी। बल खाती सीधी कुएं तक चली गई थी। उसी ओर स्त्रियां बढ़ती जा रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा था। लपलपाती आग की लपटें अब 2 जगह से उठने लगी थी। ढलान पर मकानों की दीवार पर, गली के ईंटों के फर्श पर लपटों के साथ साए नाच रहे थे। नदी के जल में लाल लपटों का साया झिलमिला रहा था। पानी अपने आप ही लाल होने लगा था। इस चित्कार में घरों के किवाड़ तोड़ने की आवाजें आने लगी थी। कस्बे में लूटपाट शुरू हो गई थी। गुरुद्वारे के सामने गली के बीचों बीच निहंग सिंह बर्छा ऊंचा उठाए चिल्ला रहा था, आओ तुर्को आओ, किस में ताकत है सकत है, आओ मैं ललकारता हूँ, आओ। स्त्रियों का झुंड उस पक्के कुएं की ओर बढ़ता आ रहा था जो ढलान के नीचे बाएं दाएं हाथ बना था और जहां गांव की स्त्रियां नहाने, कपड़े धोने, बतियाने के लिए जाया करती थी। मंत्रमुग्ध सी सभी उसी ओर बढ़ती चली जा रही थी। किसी को उस समय ध्यान नहीं आया कि वह कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी। छिटकी चांदनी में कुएं पर जैसे अप्सराएं उतरती आ रही थी। सबसे पहले जसवीर कौर कुएं में कूद गई। उसने कोई नारा नहीं लगाया। सबसे पहले कौन कूदी? जसवीर कौर। किसको पुकारा नहीं, केवल वाह गुरु कहा और कूद गई। उससे कूदते ही कुएं की जगत पर कितनी सी स्त्रियां चढ़ गई। जगत मतलब वो गोलाई होती है ना, इस तरह से, ये वाली, ठीक है। हर सिंह की पत्नी पहले जगत के ऊपर जाकर खड़ी हुई। फिर उसने अपने 4 साल के बेटे को खींचकर ऊपर चढ़ा लिया। फिर एक साथ ही उससे हाथ में खींचती हुई नीचे कूद गई। देव सिंह की घरवाली अपने दूध पीते बच्चे को छाती से लगाए ही कूद गई। प्रेम सिंह की पत्नी खुद तो कूद गई, पर उसका बच्चा पीछे खड़ा रह गया। उसे ज्ञान सिंह की पत्नी ने माँ के पास धकेल कर पहुंचा दिया। देखते ही देखते गांव की दासियां औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। अब जब तुर्क सचमुच गली के बाएं सिरे से लाशों को रौंदते हुए गुरुद्वारे की ओर बढ़ने लगे तो गुरुद्वारे में एक भी स्त्री नहीं थी। कुएं के अंदर से चिल्लाने चीखने की आवाजें, बच्चों के बिकड़ाहट सुनाई देते रहे। गांव के पास जगह जगह में अल्लाह अकबर और सत श्री अकाल के नारों के साथ कुएं में से डूबती औरतों और बच्चों की चीखें मिल गई थी। चांदनी पीली पड़ गई। धीरे धीरे पौपटने लगी। रात का इंद्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पक्के गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया। लुकाटों की महक से लदा हुआ उसमें उन सफेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में से तोतों का एक झुंड पर फटफड़ाता ची ची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। न जाने रात के किस पहर लूटपाट बंद हो गई थी। अधिक घरों को भी आग लगाई गई थी, क्योंकि गुरुद्वारे वाली गली को छोड़कर गांव को प्रत्येक गली में मुसलमान और सिखों दोनों के घर पाए जाते थे। स्कूल अलग अलग थे, जो नुक्कड़ वाले कुछ घर अलग थे। सुबह होने पर आग की लपटें मंद पड़ गई थी। छोटे घर थे, जलकर राख होते देर नहीं लगी। सुलगते घरों में से अब पीला पीला धुआं अधिक निकलने लगा था। गुरुद्वारे के अंदर एक बत्ती भी जल रही थी। एक और युद्ध परिषद के चारों सदस्य अंतिम घड़ी का जैसे इंतजार कर रहे थे। तेजासियां थके मांदे गुरुद्वारे की रसद वाली कोठरी में गेहूं की एक बोरी पर सिर झुकाए बैठे थे। किशन सिंह अभी भी छत पर अपनी कुर्सी पर बैठा था। एक निहंग सिंह बर्छा लिए अभी भी दरवाजे की ओट में खड़ा था। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे डेरों के ढेर आसमान में उड़ने लगे। उनके अनेक गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए।
छोटे सिर बड़ी बड़ी पीली चोंच। कुछ गीत कुएं की जगत पर आ बैठे थे, जहां लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता की ओर भी गहरा बना रही थी। जब गांव की गलियों में कोई धीरे से चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती थी। बलवाइयां लूटपाट का सामान लेकर लौट गई थी। बहुत से मारे गए थे। गुरुद्वारे की कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर जगह जगह औरतों के परांदे, चूड़ियां गिरी थी। गुरुद्वारे के निकट विशेष रूप से हाथों में से टूट टूट गिरी चूड़ियों के टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। गलियों में टूटे खाली संदूक, कनस्तर, खांटे लूटपाट की कहानियां कह रहे थे। मकानों के किवाड़ कहीं अध खुले तो कहीं टूटे पड़े थे। जगह जगह उस आंधी के निशान थे जो रात भर चलती रही थी। पर लड़ाई अभी बंद नहीं हुई थी। मोटे कसाईयों का बड़ा लड़का छिप लुक कर गुरुद्वारे की पिछली खिड़कियों पर तेल छिड़ककर आग लगाने की तैयारी कर रहा था। सहसा वायुमंडल में एक अजीब सा शब्द सुनाई देने लगा। गहरा धीमा घराता सा शब्द। यह आवाज क्या थी? यह आवाज कोठरी में बैठे तेजा सिंह ने सुनी। गुरुद्वारे की छत पर तैनात किशन सिंह ने भी सुनी। शेखों की हवेली में सभी के कानों में पड़ी। सभी ठिठक गए। मोटे कसाईयों का बेटा भी ठिठक गया, जो गुरुद्वारे की आग लगाने जा रहा था। यह कैसी आवाज थी? घरघराती गहरी सी आवाज जो बाहर ऊंची होती जा रही थी। दरवाजे दीवारों की ओट में खड़े या बैठे इक्के दुक्के लोग बाहर झांकने लगे। किशन सिंह कुर्सी पर से उठ बैठा और भागकर मुंडेर के पास जा खड़ा हुआ। हवाई जहाज था, बड़ा सा, बड़े बड़े काले डैनों वाला हवाई जहाज। घाटियों पहाड़ियों के ऊपर डैने फैलाए घरघराता गांव की ओर आ रहा था। किसी किसी वक्त उसके डैने से काले पड़ जाते थे। किसी वक्त वे चांदी की तरह झिलमिलाने लगते। कभी उसका दायां डैना नीचे की ओर झुक जाता, कभी बायां। हवाई जहाज हवा में पानी मानो अटखेलियां करता चला आ रहा था। जब वह नजदीक पहुंचा तो लोग उठ उठ कर बाहर आने लगे। गलियों, छतों, चबूतरों पर आकर लोग खड़े हो गए और बड़ी उत्सुकता से हलवाई जहाज की ओर देखने लगे। गांव के ऊपर उड़ते समय जहाज और भी नीचा हो गया था। जहाज के अंदर बैठा चालक गोरा फौजी अपना हाथ हिला हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी ऐनकों के नीचे कुछ लोगों की उसकी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मुस्कुराहट है, मैंने खुद देखा है, बाहर खड़ा एक लड़का दूसरे से बोला। उसने हाथ में सफेद रंग का दस्ताना पहन रखा था, यूं हाथ हिला रहा था। तूने नहीं देखा? सभी हाथ थम गए। अब और कुछ नहीं होगा। अंग्रेज तक फसाद की खबर पहुंच गई है। अब कोई आग नहीं लगाएगा, बंदूक नहीं चलाएगा। मोटे कसाई के बेटे ने, जिसने गुरुद्वारे की खिड़कियों पर तेल छिड़क दिया और बस दिया सलाई लगाने की ओर देर थी, अपने हाथ खींच लिए। लोग मुंह बाएं हवाई जहाज की ओर देखते जा रहे थे। कॉकपीट में बैठे गोरे सिपाही ने गुरुद्वारे के ऊपर से उड़ते हुए हाथ हिलाया। नीचे छत पर खड़े किशन सिंह को लगा जैसे गोरे हवाबाज ने उसी को लक्ष्य करके हाथ हिलाया है। उसने अपने साथी सैनिक का अभिवादन किया और किशन सिंह, जो अभी तक परेशान और बदहवास खड़ा था, उठकर अटेंशन खड़ा हो गया। एड़ियां टकराकर सैल्यूट मारी। आखिर सैनिक ही होते हैं,
एक सैनिक दूसरे सैनिक को सैल्यूट किए बिना नहीं रह सकता। किसनसिया का दिल बलियों उछलने लगा। बर्मा की लाम में हर शाम वह अपने कप्तान जैक्सन से मिलने जाया करता था। जैक्सन हमेशा बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता था। उसके सलूट का जवाब बाकायदा सलूट से दिया करता था। किसनसिया ने भावोद्रेक में जोर जोर से हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, गॉड सेव द किंग साहिब, गॉड सेव द किंग। हवाई जहाज आगे जा चुका था। अब शेखों की हवेलियों के ऊपर से उड़ रहा था। किसनसिया आंखें फाड़ फाड़ कर उस ओर देखने लगा। शेख के घर की छत पर भी लोग चढ़ गए थे और हाथ हिला हिलाकर अंग्रेज हवाबाज का अभिवादन करने लगे थे। किसनसिया देखना चाहता था कि गोरे सैनिक ने मुसलों के अभिवादन का जवाब दिया या नहीं, और उसे सचमुच लगा जैसे पायलट ने सचमुच हाथ अंदर खींच लिया है। या देखकर किसनसिया को हार्दिक खुशी हुई। वह खड़े खड़े चहक उठा। 2 दिन पहले आ जाते साहब तो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, मगर कोई फिक्र नहीं। फिर किसनसिया को जोश आ गया। मुट्ठियाँ भींचकर शेखों के घर की ओर देखकर चिल्लाकर बोला, अब चलाओ गोली मुसलो, लो मैं सामने खड़ा हूँ। चलाओ गोली, अब क्यों नहीं चलाते? पहले बड़े शेख बनते थे, अब चलाओ गोली। और भारी भरकम देह वाला किसनसिया मुंडेर के पास खड़ा हुआ, झुलाता, मुट्ठियां दिखाता पागलों की तरह नाचने लगा। तेजासिया सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना होगा और पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर साहब को इन सारी घटनाओं का ब्यौरा देना होगा। सारे नुकसान की फेहरिस्त बनाकर उन्हें देनी होगी। अब आए तो क्या आए, सारे पर कोई बात नहीं, हमने भी अच्छे भुने हैं मुसले, फिर कभी हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। गुरुद्वारे के पिछवाड़े में खड़े मोटे कसाई के बेटे ने मिट्टी के तेल की बोतल नाली में उड़ेल कर चबूतरे के नीचे छिपा दी। सूखी थिगलियां, ये वाली पंक्ति आई है, ठीक है, सूखी थिगलियां गुरुद्वारे की एक झरोके में से अंदर की ओर फेंक दी और दिया सलाई से सिगरेट सुलाकर सिगरेट को कस देता हुआ जिधर से आया था उधर की ओर लौट गया। हवाई जहाज ने कस्बे के अंदर 3 चक्कर लगाए। तीसरा चक्कर लगाते समय नीचे खड़े लोग गांव में से हाथ हिला हिलाकर उसके अभिवादन का जवाब दे रहे थे। 3 चक्कर लगाने के बाद वह अन्य गांव की ओर आगे बढ़ गया। कस्बे का माहौल बदल चुका था। लोग बाहर आने लगे थे। लड़ाइयाँ बंद हो गई थी। लाशें ठिकाने लगाई जाने लगी। कुछ लोग अपने गहने कपड़ों की जांच करने अपने अपने घरों की ओर चल दिए कि क्या बचा है, क्या कुछ लूट लिया गया। सेवादार और निहंग सिंह गुरुद्वारे को छान धोने साफ करने में लग गए। उधर शेख के हुक्म से मस्जिद की बुराई धोई जाने लगी। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धर्मस्थल को धो धोकर साफ कर रहे थे। जिस जिस गांव पर हलवाई जहाज उड़ता जा रहा था वहीं पर ढोल बजने बंद हो गए। सारे नारे लगाए जाने बंद हो गए। आगजनी और लूटपाट बंद हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया 18वां प्रकरण, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा 19वां, 20वां और 21वां 3 प्रकरण बचते हैं। इनको भी हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।